थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में ये सीख रहे हैं कि जब हमारे पास OTQ या फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा ये रिपोर्टिंग के पेपर में, उसका भी हम मेथड सीख रहे हैं, उनको हमने कैसे सॉल्व करना है। चलें अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने करना है वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को रीड करना है। क्या करना है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को कितनी मरतबा रीड करें? बेहतर है 2 मरतबा रीड करें। व्हाट इज द कैरिंग, आए रीड करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 67 OTQ से रिलेटेड है। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एट 30 सितंबर 2009? होप आप लोगों ने समझ लिया होगा कि हमें रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि कैरिंग अमाउंट क्या होगी, किस चीज की? लैंड और बिल्डिंग की। अब रिक्वायरमेंट पता चला कि हमने कैरिंग अमाउंट फाइंड करना है। ठीक, अब आप अपने माइंड में लेकर के आओ कि कैरिंग अमाउंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो देखें, हमने 2 मॉडल पढ़े थे। अगर जो है कॉस्ट मॉडल फॉलो हो रहा है तो कैरिंग अमाउंट कैसे फाइंड किया जाता है? उस एसेट की कॉस्ट में से जिस डेट पर कैरिंग अमाउंट फाइंड करना है उस डेट तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं? लेस करते हैं, तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाती है। ठीक हो गया। दूसरा, अगर कंपनी ने रिवैल्यूएशन वाली पॉलिसी एडॉप्ट करी है तो उस केस में कैरिंग अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है? उस डेट पर, फॉर एग्जांपल ये क्या है? 30 सितंबर 2009 है, और अगर ये ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा? 1 अक्टूबर 2008 में स्टार्ट हुआ होगा। अगर 1 अक्टूबर 2008 में रीवैल्यू हुआ है और उसकी रीवैल्यूड अमाउंट दी है, तो अब अकॉर्डिंग टू रिवैल्यूएशन मॉडल एसेट की कैरिंग अमाउंट फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करते हो? जो रीवैल्यूड अमाउंट है उसमें से आप माइनस करते हो किस चीज को? सब्सीक्वेंट डेप्रिसिएशन को। और सब्सीक्वेंट डेप्रिसिएशन फाइंड करने का मेथड क्या है? आप रीवैल्यूड अमाउंट लेते हो, उसको फिर डिवाइड करते हो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से। रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से डिवाइड करते हो, ना कि टोटल यूजफुल लाइफ से। और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कैसे फाइंड करते हैं? टोटल जो एसेट की लाइफ आपने एक्सपेक्ट करा था उसमें से हम माइनस करते हैं जितना टाइम पीरियड गुजर गया है। ठीक, तो बेसिक आपने 2 काम क्या करना है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को रीड करना है। सेकंड, चूंकि ये अकाउंटिंग का पेपर है तो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने देखना है कि किस ईयर के लिए फाइंड करना है। हमने इसमें देखा कि 30 सितंबर 2009 के लिए फाइंड करना है। देन आपने अपने माइंड में ये भी सोचना है कि ये साल कब शुरू हुआ होगा। तो सितंबर है तो अक्टूबर 2008 में ये ईयर शुरू हुआ होगा। चलें क्वेश्चन को रीड करते हैं। एडविन को इज ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी। ठीक, यहां तक कुछ नहीं है। डिटेल ऑफ एडविन कोस नॉन करंट एसेट ऑन 1 अक्टूबर। मैंने कहा था डेट जहां भी आए उसको अंडरलाइन कर लें। तो ये 1 अक्टूबर 2008 के डिटेल के बारे में हमें दिया है। मींस ये हमारे ईयर के जो हम जिसका ईयर के लिए काम कर रहे हैं उसके स्टार्ट की डिटेल्स हमें प्रोवाइड की गई हैं। अब प्लांट से तो लेना देना हमारा कोई है नहीं, क्योंकि हमने लैंड और बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट फाइंड करनी है, तो इसको भी काट दो, इससे भी लेना देना नहीं है। ठीक हो गया, ये तो टोटल है, इससे लेना देना नहीं है। तो ये हमारे काम का है, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये है लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पे कॉस्ट है और वैल्यूएशन है, यानी यहां से हमें पता नहीं चल रहा है कि ये कॉस्ट पे कैरी किया है या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल में पे ये अमाउंट को है क्या किया है? कैरी किया है। ठीक, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन कितनी है? 40 है, और कैरिंग अमाउंट बन रही है 240। अब तक इस इंफॉर्मेशन से ये पता नहीं लग रहा कि ये जो अमाउंट है, ठीक है, कॉस्ट मॉडल है या फिर फेयर वैल्यू वाला मॉडल है। चलें नीचे पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट। ओके, द लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड ऑन, मैंने कहा था फिर से डेट आया, इसको अंडरलाइन करें, ऑन 1 अक्टूबर 2003।
लैंड और बिल्डिंग को पहली मर्तबा रिवैल्यू किया है, तो मींस ये कॉस्ट मॉडल नहीं, रिवैल्यूएशन वाला मॉडल यूज कर रहा है। और कब इसने किया था? 2003 की बात है। आज हम कहाँ पे खड़े हैं? 2001 के नहीं, आज हम 2008 के स्टार्ट पे खड़े हैं और इसने 2003 के स्टार्ट पर एसेट को रिवैल्यू किया था। जब रिवैल्यू किया तो 80 मिलियन क्या थी? लैंड की अमाउंट थी और 200 मिलियन क्या थी? बिल्डिंग की अमाउंट थी। यहां तक होप आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा, एट द डेट द एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग 25 ईयर्स। अच्छा, उस डेट पर, किस डेट पर? इस डेट पर बात हो रही है 2003 के स्टार्ट में। 2003 के स्टार्ट में जो बिल्डिंग है उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 25 ईयर्स है। अब देखें, जब भी एसेट रीवैल्यू होती है तो हम उसकी जो है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ को हमेशा फाइंड करते हैं ताकि हम आगे चल के सब्सिक्वेंट जो है डेप्रिसिएशन फाइंड करें। लेकिन इसने क्या किया है? मेहरबानी करके हमें रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करके बताई है। तो ये इसकी क्या है? मेहरबानी है। चलें आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा हाँ, एक बात, लैंड में तो डेप्रिशिएट होना नहीं है, इसलिए क्योंकि लैंड की लाइफ इनडेफिनेट होती है, ठीक है, इसलिए इसकी यूजफुल लाइफ गिवन नहीं है। आगे पढ़ लेते हैं। ए फर्दर रिवैल्यूएशन वाज नॉट नीडेड अंटिल, फिर से डेट, तो डेट को तो हमने हाईलाइट करना है, 1 अक्टूबर 2008। और ये क्या है? हमारे साल का स्टार्ट है, यानी हमारे साल के स्टार्ट तक एसेट रिवैल्यू नहीं हुआ है, ठीक है। पहली मर्तबा रिवैल्यूएशन हुई थी 1 अक्टूबर 2003 में। 2003 के स्टार्ट में फर्स्ट रिवैल्यूएशन हुई थी। अब हम कहां पे हैं? 2008 के स्टार्ट तक कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई थी। लेकिन भैया 2008 में क्या हुआ? द लैंड इन बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 85 मिलियन एंड 180 मिलियन। अब यहाँ बात देखें कि इस साल के जिस साल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल के लिए क्या हुआ है? उस साल के स्टार्ट में रिवैल्यूएशन हुई है और स्टार्ट में जो लैंड है वो 85 पर है और जो बिल्डिंग है वो 180 पर है। हमने कहा था कि जब भी रिवैल्यूएशन होगी तो हम एसेट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करते हैं इस डेट पर, लेकिन यहाँ इसकी मेहरबानी है कि इसने दे दिया है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। द रिमेनिंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग एट दिस डेट, इस डेट पर इसने दे दिया है 20 ईयर्स। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने कहा था कि हम डेप्रिसिएशन, सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? उसकी फेयर वैल्यू को, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग की फेयर वैल्यू है, उसको डिवाइड करते हैं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से। ठीक हो गया। अब इसको हम देखते हैं। आप देख लें, चूंकि लैंड जो है इस साल के स्टार्ट पे रिवैल्यू हुआ था और स्टार्ट पे रिवैल्यू होके 85 था, तो लैंड ने तो डेप्रिशिएट नहीं होना है, तो ईयर एंड पर भी ये 85 ही से हम इसको रिपोर्ट करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन जो आपकी जो बिल्डिंग है उसकी फेयर वैल्यू इतनी है साल के स्टार्ट में फेयर वैल्यू इतनी है, तो साल के स्टार्ट में एसेट रिपोर्ट कितने से होगा? इतने से होगा। लेकिन हमें तो साल के एंड का डेटा चाहिए और साल के एंड में एसेट जो है डेप्रिशिएट हुआ होगा। चूंकि ये रिवैल्यू हुआ था तो हमने क्या करना है? माइनस करना है इसकी डेप्रिसिएशन। तो रिवैल्यूड एसेट की डेप्रिसिएशन फाइंड करने का मेथड क्या है? उसकी फेयर वैल्यू लेंगे। फेयर वैल्यू कितनी है? 180, जो कि यहाँ पे भी थी। 180 डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो कि उसने बताई है, तो वो है 20। जब हम माइनस करेंगे 180 उसकी फेयर वैल्यू में से उसकी सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन, जो कि 180 डिवाइड बाय 20, तो हमारे पास 171 बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट बनती है। चूंकि हमें टोटल कैरिंग अमाउंट फाइंड करना है, इसलिए 85 प्लस 171 करेंगे तो टोटल कैरिंग अमाउंट बन गया 256। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। इसमें इसलिए टाइम लगा क्योंकि हमने इसमें मेथड को डिस्कस करा। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड नहीं करना, सबसे पहले आपने पहली वाली रिक्वायरमेंट को रीड करनी है और रिक्वायरमेंट को रीड करने के बाद आपने देखना है कि हमने किस साल के लिए काम करना है। जब आपको ये पता चले कि किस साल के लिए काम करना है
तो आपने ये भी अपने माइंड में सोचना है कि वो साल शुरू कब हुआ होगा। सेकंड, आपने फॉर एग्जांपल कैरिंग अमाउंट फाइंड करना है या कोई और चीज फाइंड करना है, तो आपने अपने माइंड में सोचना है कि यार कैरिंग अमाउंट किस किस तरीके से फाइंड की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर गेन और लॉस होता तो आप अपने माइंड में सोचते कि यार गेन ऑन डिस्पोजल है या फिर लॉस ऑन डिस्पोजल है, उसको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, जैसे सेल प्रोसीड्स माइनस उस डेट तक की नेट बुक वैल्यू को माइनस करके हमें क्या फाइंड करना होता है, गेन और लॉस। तो आपने अपने माइंड में चीजों को डिसाइड करना है। जब आप एक मरतबा डिसाइड करोगे देन क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन को समझने के लिए। वरना पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप जो है यहाँ से जो है जैसे 1 अक्टूबर से आप क्वेश्चन को खोल खोल के करना चाहोगे तो टाइम बहुत लगेगा, फिर थोड़ा सा जो है आपके लिए मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो जो रिक्वायरमेंट मांगी है आपने वही करना है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।